हेलो फ्रेंड्स, बीपीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं पेपर थर्ड की यूनिट 10। ठीक है, पेपर थर्ड यूनिट 10 को मैं जो कवर कर रहा हूं उसके अंदर हमारा सेक्शन जो स्टार्ट होगा अर्थ ओरिजिन। ठीक है, अर्थ ओरिजिन से रिलेटेड हम पूरी तरीके से पूरे फैक्ट्स, ठीक है, जितनी थ्योरीज होती है ना, उसके अलावा जो बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमको बताया गया है वो लास्ट थ्योरी को हम समझेंगे। उसके पहले आने वाली बहुत सारी थ्योरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर करती है। ठीक है, हम इस वाले सेक्शन में ये वाला हम लेट करेंगे, ये भी हम थोड़ा सा लेट करेंगे, बाद में करेंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। पहले आपको फॉर्मेशन देखना पड़ेगा अर्थ का। प्राइमरीली हमको अर्थ देखना पड़ेगा कि अर्थ फॉर्म कैसे होती है, देन आपको देखना पड़ेगा लिथोस्फीयर, देन हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर, देन देखेंगे हम क्या, एटमॉस्फेयर। ठीक है, इन सब चीजों को देखने के पहले भी कि लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके पहले हमको देखना पड़ेगा क्या, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, इट मींस जो पीएससी का सिलेबस है, पीएससी का सिलेबस पूरी तरीके से वेल डिफाइन नहीं किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अर्थ ओरिजिन की थ्योरी यहाँ पर दी हुई है, बट इसको यहां होना चाहिए। ठीक है, अर्थ के फॉर्मेशन के बाद हमको पता चलेगी कि डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ द जियोलॉजी। ठीक है, तो जियोलॉजी का बहुत ऊपर नीचे सेक्शन दिया हुआ है, तो हम उस हिसाब से समझेंगे जो हमारे लिए सूटेबल है, जिसको हम बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अर्थ ओरिजिन के लिए हमको जो पॉइंट दिख रहे हैं, तो हम अर्थ ओरिजिन का इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बहुत सारी चीजों के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दोनों चीजों के बारे में पता चल रहा है कि हमारी अर्थ का ओरिजिन जो हुआ था, ठीक है, अर्थ का ओरिजिन जो हुआ था वो हमको कब से दिख रहा है, 4.56 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, 4.56 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, अब वो कुछ थ्योरीज में ये अलग बताया जाता है ना, कुछ थ्योरीज में ये चीजें अलग है। कंडीशन क्यों अलग है, क्योंकि जो हमको स्टोन स्ट्रक्चर मिलता है, स्टोन स्ट्रक्चर की हम यूरेनियम डेटिंग करते हैं, और यूरेनियम डेटिंग से ही हमको अर्थ की एज पता चलती है। ठीक है, अर्थ की एज पता चलती है। अब अर्थ की एज कितनी है ये हमको तो यूरेनियम डेटिंग से पता चलेगा। अब यूरेनियम डेटिंग अल्टीमेटली हमारे लिए एकदम प्रूफ जो है वो हमारे लिए ऊपर नीचे है। कहीं पर ये रॉक्स बहुत पुराने मिलते हैं, और कहीं पर सडनली अभी कुछ समय पहले, मतलब इस समय से के आसपास के कुछ रॉक्स मिलते हैं। कुछ रॉक्स इससे भी पहले मिलते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन 4.54 बिलियन ईयर एगो हुआ था। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज है जो इस थ्योरी को मानती है कि हाँ, अर्थ का ओरिजिन हुआ था इसी टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस इसको बताती है। ठीक है, जिसमें बाइनरी स्टार थ्योरीज को भी हम देखेंगे। ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों थ्योरीज जो है, ये कंसीडर करती है कि हाँ, अर्थ का फॉर्मेशन इस टाइम ड्यूरेशन पर हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इन थ्योरीज को, ये जो दोनों थ्योरीज है, इन दोनों थ्योरी को बोलते हैं अर्ली थ्योरीज। ये हमारी कौन सी है, अर्ली थ्योरीज के फॉर्म में हम इनको जानते हैं। लेकिन मॉडर्न थ्योरीज भी कुछ बोलती है। देखिए, मॉडर्न थ्योरीज जो है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जनरली अभी हम 90s में हमने इसको देखा, 90s के आसपास ये थ्योरीज पब्लिश हुई, और यही थ्योरी हमको बताती है कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ था। ठीक है, उसके अलावा प्लेनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है, अर्ली थ्योरीज हमको ये नहीं बताती। अर्ली थ्योरीज हमको इसके बारे में कोई नॉलेज प्रोवाइड नहीं करती कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था और उसमें क्या कंडीशंस थी, और स्टार फॉर्मेशन भी नहीं बताती है, जिन थ्योरी के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस हम देखने वाले हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस हमको देखना है। ठीक है, बाइनरी स्टार थ्योरी हमको यहाँ पर देखना है, चैम्बरलेन एंड मोल्टन्स थ्योरी हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ये थ्योरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये लेक्चर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा, हम हिंदी मीडियम वालों के लिए लेक्चर फिर से बनाएंगे। ठीक है, और सभी चीजें, पूरा डाटा सेम होगा, सब समझाने का तरीका सेम होगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग होगा। क्योंकि अभी समझा देना, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी है कि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में समझाना मुश्किल है। ठीक है, अब देखिए, यदि हम देख लेते हैं कि फॉर्मेशन हुआ था अर्थ का, है ना, अर्थ का फॉर्मेशन इन सभी कंडीशन से हुआ था। ठीक है, तो इसी को इवोल्यूशन देखा जाता है किसका, लिथोस्फीयर का। ठीक है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर भी इन्हीं सभी कंडीशन से फॉर्म होंगे, है ना। और उसके बाद क्या हो जाता है कि हम अर्थ का ही ओरिजिन क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि अर्थ पर बहुत ही डिफरेंट कंडीशन है ना, क्योंकि यहाँ पर लिथोस्फीयर बहुत वेल डिफाइंड है। ठीक है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छे से डिफाइंड है, और हाइड्रोस्फीयर भी है, और यहाँ पर लाइफ है, अर्थ पर लाइफ है। इसीलिए हमको अर्थ के ओरिजिन की कंडीशंस तो देखना ही पड़ेगी। ठीक है, अब यदि
अर्थ ओरिजिन के बारे में बात करें तो ज्यादातर थ्योरीज कंसीडर करती है 4.54 बिलियन ईयर एगो, है ना, यही अर्थ के फॉर्मेशन का टाइम पीरियड है। और हम अर्थ की ही स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत यूनिक फीचर है, क्योंकि यहां पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, अब ये बहुत डिफरेंट है, अर्थ हमारी क्या है, बहुत डिफरेंट है अदर जितने भी आपको प्लैनेट्स दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करते, और अर्थ जो है वो लाइफ को सपोर्ट करती है पूरी तरीके से, है ना। लाइफ को सपोर्ट करने वाले वहां पर फीचर्स हमको नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अर्थ के ओरिजिन को भी देखें, अर्थ के ओरिजिन को देखें, इवोल्यूशन के बारे में बात करें, चेंजेस हमको यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करें तो वही स्टडी का पॉइंट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी सेक्शन में हम इसको कवर करेंगे। कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमको पता चलेगा। देखो यहां पर आपको थोड़ा सा साइंस का पोर्शन है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस कंडीशंस क्या क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा आपको टेम्परेचर, प्रेशर का फ्लक्चुएशन देखना पड़ेगा। यहां पर अट्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोलिजन, क्योंकि इसमें बहुत बार बार ये वर्ड्स का यूज होगा, कोलिजन हो जाएगा, ये सब वर्ड्स आपको बार बार परेशान करेंगे, इसलिए आपको साइंस के ये वर्ड्स आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर देखिए, यहां से हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, यूनिवर्स प्राइमरली हम यूनिवर्स की यदि बात करें, वो किस फॉर्म में था, गैस के फॉर्म में था। ठीक है, गैस के फॉर्म में था। देन ये गैस कंटिन्यूअसली कंप्रेस होती गई, गैस कंटिन्यूअसली कंप्रेस होती गई, और इसी कंप्रेशन से बहुत सारा कोलिजन हुआ, इसी कंप्रेशन में बहुत सारा कोलिजन हुआ। इस कोलिजन से बहुत सारे पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ, और यही पार्टिकल जैसे जैसे ज्वाइन होते गए, ठीक है, ज्वाइन होते गए, और इसने क्या फॉर्म करा, एक मैटर फॉर्म करा। ठीक है, एक मैटर फॉर्म करा। अल्टीमेटली स्टार्टिंग किसी भी चीज की कहां से होगी, गैस से होगी। हर चीज का स्टार्टिंग हमको यहां पे दिखाई देगा कि कोई गैसियस क्लाउड है ना। आगे जाकर हम इसको नाम देंगे नेब्यूला। ठीक है, नेब्यूलर हाइपोथेसिस में इसको देखेंगे, और भी इसी नेब्यूला से ही फॉर्मेशन होगा आगे स्टार का। ठीक है, अब देखिए द साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी किसकी, यूनिवर्स की, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी, और जो इस स्टडी को करता है उसमें कॉस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉस्मोलॉजी में ही स्टडी की जाती है। ठीक है, अब यूनिवर्स के बारे में बात करें तो यूनिवर्स जो है वो बहुत सारी गैलेक्सीज से, है ना, 100 बिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज यहां पर अवेलेबल है। उसके अंदर पर गैलेक्सी यदि हम एस्टिमेटेड कैलकुलेशन करें तो उसमें 100 बिलियंस ऑफ द स्टार है पर गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में, इट मींस जो हमारी गैलेक्सी है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे, है ना, जो गैलेक्सी है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे, उसमें कितने हमको स्टार्स दिखेंगे, 100 बिलियन स्टार अप्रोक्सीमेटली हमको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए कंडीशन ये आ जाती है कि 1920s के समय अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, इनका नाम है एडविन हबल। ठीक है, इनके नाम पर आज एक टेलीस्कोप भी है। ठीक है, ये टेलीस्कोप स्टडी करता है पूरे यूनिवर्स की स्टडी करता है, लेकिन इस टेलीस्कोप को अब रिटायर किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा टेलीस्कोप इसकी जगह आ चुका है। ये हमारे सैटेलाइट के फॉर्म में ही ये स्कोप लगा हुआ है, और ये पूरे यूनिवर्स को स्कैन करता है, यूनिवर्स की स्कैनिंग के लिए ही। और यूनिवर्स में आगे, हमारी गैलेक्सी के आगे भी बहुत सारी गैलेक्सी है, लेकिन उन गैलेक्सीज के आगे क्या, ये तो हमारी गैलेक्सी हो गई, ठीक है, स्पाइरल शेप में, इसके आगे भी दूसरी गैलेक्सी है, इसके आगे क्या है, ये अभी तक हमारे लिए क्वेश्चन बना हुआ है। तो एडविन हबल ने सबसे पहले क्या बोला था कि हमारा जो स्पेस है ना, वो कंटिन्यूअसली एक्सपांड होता जा रहा है, गैलेक्सीज एक्सपांड हो रही है। ठीक है, स्पेस का एक्सपांशन इट मींस हो रहा है। कंडीशन ये बोलते हैं कि पहले एक स्टार फॉर्म हुआ, फिर देन अदर स्टार फॉर्म हुआ, देन अदर स्टार फॉर्म हुआ, देन धीरे धीरे कंडीशंस ऐसी बनती गई, इन स्टार की आगे की कंडीशन आ जाती है गैलेक्सी के फॉर्म में, ये बन जाता है आगे जाकर क्या, गैलेक्सी। जैसे ही ये गैलेक्सी फॉर्म कर लेते हैं तो कंडीशन क्या हो जाती है, कंडीशन बहुत डिफरेंट तरीके से एक्ट करती है। और जैसे जैसे स्टार फॉर्म होते हैं और स्टार एक दूसरे से दूर जाना शुरू करते हैं, स्टार एक दूसरे से दूर जाना शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हमको देखना है क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्टार फॉर्मेशन भी हम इसी में देख लेंगे, तो आपको कंडीशंस और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो स्टार जैसे जैसे एक्सपांड होते जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे, गैलेक्सीज एक दूसरे को रिपेल करेगी। अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस तो आपको स्पेस में पता ही है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है,
तो इसी से गैलेक्सी एक्सपांड हो रही है और एक्सपांड होते होते ये दूर जा रही है, और इसी एक्सपांशन के बारे में हमको बताया एडविन हबल ने। ठीक है, अभी भी ये एक्सपांड होती जा रही है और हमारा स्पेस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, हबल की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि यूनिवर्स जो है उसकी एज कितनी है, यूनिवर्स की एज कितनी बताई जाती है, 13.7 बिलियन ईयर्स। ठीक है, 13.7 बिलियन ईयर एगो हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ था। ठीक है, इतना पुराना टाइम ड्यूरेशन है ये। कुछ और की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने कंडीशन जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन है। अब देखिए, इस फॉर्मेशन में आपको सबसे पहली बड़ी चीज दिखाई देती है बिग बैंग थ्योरी। अब जो बिग बैंग थ्योरी है, यही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, क्योंकि ये ज्यादातर चीजों को एक्सप्लेन करती है। बिग बैंग थ्योरी जो है ज्यादातर चीजों को एक्सप्लेन कर देती है। ये बता देती है किस चीज को, कि हमारे न्यूट्रॉन्स कैसे बने, फोटॉन्स कैसे बने, इलेक्ट्रॉन्स कैसे बने। ठीक है ना, इन सब चीजों के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में बताती है, जिससे आगे जाकर क्या फॉर्म होंगे, हमारे स्टार्स फॉर्मेशन के बारे में भी बताती है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी कंडीशन है। जैसे कंटिन्यूसली हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस, ठीक है, ये गैसेस एक टाइम पर कंप्रेस होगी। ठीक है, कंप्रेस होते होते ये अचानक से इसके अंदर एक ब्लास्ट होगा। यही ब्लास्ट क्या है, हमारा बिग बैंग है। और बिग बैंग के बाद कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा मैटर और एनर्जी जनरेट होती है, और इसी मैटर और इसी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में, जैसे इससे बहुत सारा एनर्जी निकलता है, जो एनर्जी निकलेगी वही इन पार्टिकल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अभी आप इसको शांति से इतना ही सुनिए, हम इसको आगे पूरा फॉर्मेशन प्रोसेस देखने वाले है ना। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा मैटर था ये क्लब हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम का। यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। यदि हम बात करें कि किसी भी स्टार फॉर्मेशन के लिए, है ना, किसी स्टार फॉर्मेशन के लिए मदर फादर जैसा कौन वर्क करता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, मदर फादर जैसा कौन वर्क करता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये दोनों ही क्या होते हैं, इन दोनों के माई बाप है। ठीक है, और इन्हीं दोनों की कंडीशन से ही हमारे फॉर्मेशन होगा किसका, स्टार्स का। ठीक है, ये गैसेस कंप्रेस होती जाएगी, कंप्रेस होते हुए बहुत सारी कंडीशंस बनाएगी। ठीक है, और ये कंप्रेस्ड क्लाउड्स जो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेब्यूला। ठीक है, और ये नेब्यूला ही वो भ्रूण है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को भी हम वही भ्रूण बोलते हैं, जिससे एक बच्चे का जन्म होगा, जो कहलाएगा हमारा क्या, स्टार। वही एक हमारा क्या होगा, स्टार होगा। देन स्टार्स के पूरे कलेक्शन से हमारी बनेगी गैलेक्सीज। ठीक है, उन गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स होंगे। ठीक है, उन्हीं स्टार से बनना शुरू होंगे फिर प्लैनेट्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंडीशन यही है कि पहले गैस होगी, है ना, बहुत सारे गैसेस होगी, गैसेस स्ट्रक्चर होगा। गैसेस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नेब्यूला। ठीक है, अब नेबुला में कंप्रेशन होगा, कोलिजन होगा, बहुत सारी एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, इसी में मैटर बनेगा, इसी में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब बनेंगे। देन ये आगे जाकर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस बनाएगा। इन्हीं हाइड्रोजन हीलियम गैस से हमारा क्या होगा, स्टार फॉर्मेशन होगा। देन इसी स्टार के कंपैरिजन में जैसे जैसे इकट्ठे होते जाएंगे गैलेक्सी बनेगी। देन इन्हीं गैलेक्सीज में बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स होंगे, यही स्टार से बनेंगे हमारे प्लैनेट्स। ठीक है, अल्टीमेटली हमको इतना पूरा प्रोसेस देखना है, मतलब स्टार फॉर्मेशन मतलब लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, ये हमको देखना है। लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार से ही कंप्लीट होगा हमारा पूरा ये सेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करने वाले बिग बैंग थ्योरी की। ठीक है, अब देखिए बिग बैंग है क्या, अल्टीमेटली बिग बैंग चीज होती क्या है ना। देखिए यहां पर क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। प्राइमरीली कंडीशन में ये जो डायग्राम आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में क्या हुआ था, यहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट से बहुत एनर्जी निकली, है ना, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट से जितना एनर्जी निकला, उस एनर्जी से गैसेस बनी, सॉरी है ना, गैसेस नहीं बनी, इससे जो एनर्जी निकली, इस एनर्जी से दूसरे पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, जो हुआ क्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, यही सब बने। उसके अलावा फोटॉन्स भी बने। ठीक है, देन ये सब कलेक्ट होते होते क्या बनी, हाइड्रोजन गैस बनी। देन हाइड्रोजन से हीलियम गैस बनी। यही पार्टिकल प्राइमरीली फॉर्म होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, 1 और 1। ठीक है, तो यही आपको पता है कि सबसे पहले हाइड्रोजन बनी,
है ना, इन्हीं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से ज्वाइन होने के बाद, तो यही कंडीशन है। तो यहाँ पर इस समय क्या बन रहा था, बहुत सारी गैसेस थी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स, ठीक है। फिर उसके बाद गैसेस कंडीशन बनी, फिर उसके बाद बने हमारे स्टार्स, देन स्टार से के कलेक्शन से हमारी गैलेक्सीज फॉर्मेशन हुआ। गैलेक्सीज फॉर्मेशन के बाद हमारी कंडीशन आ जाती है किसकी, गैलेक्सी जैसे ही फॉर्म होती है वैसे ही हमारे क्या हो जाते हैं, स्टार से गैलेक्सी हो गई, गैलेक्सी से फिर हमारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, मीटियोइड्स, ये सब फॉर्म हुए। देन आगे जाकर ये सभी चीजें कंबाइन होती है और स्टार्ट होती है लाइफ, ठीक है। लाइफ को स्टार्ट करने के लिए ही बिग बैंग थ्योरी को हमने एक्सप्लेन करा है कि कैसे बिग बैंग थ्योरी हमारी ट्रिगर होती है, कैसे चलती है और कैसे सब चीजों को बनाती है। आगे हम इसको देखते हैं। अब देखिए, पहले हम थ्योरी को कवर कर लेते हैं कि यहां पर जो थ्योरी दी हुई है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद हम इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे चलेंगे कि हमारा किस टाइप का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और हम उसको बहुत जल्दी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बिग बैंग थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है किस चीज के, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी कौन सी है, हमारी बिग बैंग थ्योरी। उसके अलावा ये एक्सपांशन को भी बताती है। बिग बैंग थ्योरी क्या करती है, एक्सपांशन की जो हाइपोथेसिस है उसको भी एक्सप्लेन करती है, ठीक है। जिसको किसने इंट्रोड्यूस करा था, एडविन हबल ने। एक्सपांशन कौन बताता है, एडविन हबल ने बताया था कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, लेकिन प्राइमरीली बिग बैंग थ्योरी ही बोलती थी, लेकिन कोई प्रूफ्स नहीं थे उस समय, ठीक है। तो उसके बाद जैसे जैसे एडविन हबल आए उन्होंने ही एक्सप्लेन करा इन सब चीजों को, ठीक है। यदि बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने सबसे पहले एक्सप्लेन करा किस चीज को, बिग बैंग थ्योरी को, ठीक है। बेल्जियम के एक एस्ट्रोनॉमर थे, है ना, बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर था वो, ठीक है। तो आगे जाकर कंडीशन ये बन गई कि एक्सप्लेन करा किसने, एडविन हबल ने, किस चीज को, हमारे यूनिवर्स के एक्सपांशन को। और बिग बैंग थ्योरी हमारी एकदम पूरी करेक्ट हो गई, जो बहुत पहले दी हुई थी 1927 में। देन एडविन हबल ने एक्सप्लेन जैसे करा वैसे ही उन्होंने एविडेंस भी दिए कि यूनिवर्स हमारा एक्सपांड हो रहा है और वो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ही एक्सपांड हो रहा है। इसी थ्योरी को उन्होंने पूरी तरीके से बताया, ठीक है। ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में देख रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी अल्टीमेटली एक्सप्लेन क्या करती है कि ये जितना भी मैटर था हमारे यूनिवर्स में जितना भी मैटर प्रेजेंट था, जो भी था, है ना, बहुत सारी गैसेस हो सकती है, बहुत सारा मैटर हो सकता है, गैसेस हो सकती है, मैटर हो सकता है, उसके अलावा कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, डस्ट हो सकती है, ये सब कलेक्ट हो गए थे, ठीक है। और वो सिंगल पॉइंट पर कलेक्ट हो चुके थे, कंप्रेस हो चुके थे, कंप्रेस होकर एक टाइनी बॉल में कन्वर्ट हो गए थे। अब यही टाइनी बॉल जो थी, है ना, वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम में कंप्रेस्ड हो गई, है ना, और उसकी इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी हो गई थी। मतलब इतना छोटा सा पार्टिकल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां पर हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये छोटा सा पार्टिकल एकदम इनफाइनाइट डेंसिटी वाले पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। यही इनफाइनाइट डेंसिटी वाला पार्टिकल देन अचानक से एक्सपांड होगा, ठीक है। इसमें जैसे ही एक्सपांशन होगा तो जैसे ये टाइनी बॉल ह्यूज एक्सपांशन को शो करेगी, है ना, क्योंकि किसी भी मैटर की एक लिमिट होती है, उसको हम एक लिमिट तक ही कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यदि उसमें कंप्रेशन होता है देन वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस होने के बाद वो अपना एक्सपांशन शो करेगा, क्योंकि मैटर जैसे ही कंप्रेस होगा उनके पार्टिकल्स में कोलिजन होगा तो हीट जनरेट होगी। जितनी ज्यादा हीट जनरेट होगी, हीट ही एक्सपांशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हीट उस चीज को एक्सपांड कर देगी, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास में आ चुके हैं, बहुत डेंसिटी है, ठीक है। और इसी एक्सपांशन को हमने फील करा कब, 13.7 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, तभी ये एक्सपांशन हुआ और इसी से बन गई हमारी क्या, बिग बैंग थ्योरी। और यही प्रोसेस जो कहलाती है, इसी प्रोसेस को हमने बोला बिग बैंग, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, बिग बैंग थ्योरी अल्टीमेटली एक्सप्लेन क्या करती है। बिग बैंग थ्योरी कंडीशन में ये हुई कि यहां पर रैपिड एक्सपांशन फील हुआ, है ना, तेजी से फैलने लगा। ये एक्सपांशन जो आपको साइड डायग्राम में दिख रहा है, इसको मैं अलग तरीके से समझाऊंगा, अभी रुकिए, ठीक है। जैसे ये एक्सपांशन हुआ तो कुछ ही सेकंड में, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में बहुत सारी एक्टिविटी यहां पर परफॉर्म होने लगी, ठीक है। यदि हम बात करें कि यहां पर जितनी भी एनर्जी थी वो कुछ विद इन अ मिनट कुछ मैटर में कन्वर्ट हो गई, है ना, विद इन अ मिनट या विद इन अ सेकंड कुछ किसमें, मैटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और फर्स्ट 3 मिनट्स में, है ना, विद इन अ सेकंड तो कुछ मैटर बना, और ये मैटर जैसे जैसे ज्वाइन होता गया, अगले 3 मिनट्स में हमको एक ऐसी कंडीशन देखने लगी, है ना, जिसके अंदर फर्स्ट एटम फॉर्म हो चुका था पूरे यूनिवर्स को फॉर्म करने के लिए,
ठीक है, पहला एटम यहां पर बन चुका था। ठीक है, अब ये एटम्स जैसे जैसे ज्वाइन हो रहे थे, ये क्या फॉर्म कर रहे थे, हाइड्रोजन फॉर्म कर रहे थे। देन और मैटर ज्वाइन होते गए, उसने बनाया हीलियम, और कुछ ट्रेसेस हमको प्राप्त होते हैं किसके, लिथियम के भी। ठीक है, देन धीरे 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 सब चीजों में क्या हो जाता है, कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और कंप्रेशन से ये ह्यूज क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, ह्यूज क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इन क्लाउड्स में अल्टीमेटली है क्या, इन क्लाउड की यदि बात करें तो इन क्लाउड्स में हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये मेजर गैसेस है। ठीक है, और लिथियम के तो कुछ ट्रेसेस ही मिलते हैं हमको पुराने। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो थी, ये ही हमारे आगे जाकर स्टार फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ग्रेविटी यहां पर जनरेट हो जाती है। ठीक है, और क्या बन जाते हैं, स्टार्स बनते हैं, स्टार का कलेक्शन गैलेक्सीज बन जाती है, और गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, और एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मीटरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, ये सभी चीजें हमारे स्पेस में, यूनिवर्स में आ जाती है। ठीक है, और यही एक्सप्लेन करती है हमको क्या चीज, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम इसको थोड़ा सा हमारे एक सेक्शन पे चलते हैं कि हुआ क्या था, इसको हमको समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या थी, यहां पर हमारे पास गैसेस थी। ठीक है, ये मैटर था, मैटर हो सकता है, गैसेस हो सकती है, पार्टिकल्स हो सकते हैं, है ना, पार्टिकल्स हो सकते हैं, डेब्रीज हो सकती है ना, और डस्ट हो सकता है। ठीक है, कार्बन हो सकता है। अब ये सब चीजें जो हमारे प्राइमरी एटमॉस्फेयर में थी, है ना, ये बिग बैंग के पहले की बात कर रहे हैं, बिग बैंग के पहले के बारे में हमारे पास कोई नॉलेज अवेलेबल नहीं है ना, तो ये याद रखिएगा कि बिग बैंग के पहले आपके पास कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो सकती है। देन कंडीशन किसकी बन जाती है कि ये सभी मैटर पूरी तरीके से क्या होने लगता है, कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, और कंप्रेस होकर कन्वर्ट हो जाता है एक टाइनी बॉल में, है ना, जो हमने अभी देखा। ठीक है, टाइनी बॉल में एक टाइनी बॉल बन जाती है, इसी में कंप्रेस हो चुका है। अब इस टाइनी बॉल पर बहुत सारा कंप्रेशन हो रहा है। ये टाइनी बॉल को हम यदि कंसीडर करें तो इस पे बहुत सारी एक्टिविटी एक साथ परफॉर्म हो रही है। सबसे पहले यहां पर परफॉर्म हो रहा है, यहां पर देख लेते हैं, कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन से क्या चीज हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। कंप्रेस जैसे जैसे होता जाएगा, ये इसके अंदर जितने भी पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल्स हम इसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, कोलाइड करेंगे। जैसे जैसे ये कोलाइड होंगे तो यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्लस इनके कोलिजन से और जितना भी मैटर था वो क्या बना देता है, डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। इसकी मैटर जितना भी था वो इसकी डेंसिटी बहुत इंक्रीज कर देता है, और ये सबसे ज्यादा डेंसर पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी और टेम्परेचर को डिनोट करता है। ठीक है, लेकिन क्या किसी भी मैटर की इनफाइनाइट कंडीशंस हो सकती है ना, तो वो बहुत ही कम समय के लिए स्टे करती है, वो अचानक से अपनी स्टेट को चेंज करेगा, क्योंकि स्पेस में कोई भी चीज क्या है, एकदम स्टेब्लिश नहीं है ना। फिर अचानक से इसमें एक्सपांशन होगा, इसी पार्टिकल की हम बात करते, इसी पार्टिकल में अचानक से एक्सपांशन होगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा था, कंप्रेशन, और कंप्रेशन के जस्ट बाद कंडीशन क्या बनी, एक्सपांशन की, है ना, कंडीशन बन गई हमारी किसकी, एक्सपांशन की। और जैसे ही ये पार्टिकल पूरी तरीके से एक्सपांड होते हैं, है ना, एक्सपांड होते हैं, इसमें से बहुत सारा मैटर, ठीक है, बहुत सारा मैटर अलग होता है, मैटर के साथ में बहुत सारी एनर्जी, है ना, सबसे ज्यादा कंडीशन किसकी, एनर्जी की ही है। ये एनर्जी आगे जाकर किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अल्टीमेटली इसके एक्सपांशन से मैटर ही निकला, है ना, क्योंकि एनर्जी हम क्या बोलते हैं, एक फॉर्म है, एनर्जी एक फॉर्म है। ठीक है, अब इससे क्या बन जाएगा, मैटर। हमारे लिए काम की क्या चीज है, मैटर। तो एनर्जी ही पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देती है, किसमें, मैटर में कन्वर्ट कर देती है। अब ये जो मैटर बना, अब इसमें मैटर में क्या क्या चीज हो सकती है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स, ये सब फॉर्म हुए, है ना, ये सब चीजें फॉर्म होती है, और इन्हीं के फॉर्मेशन से पहला एटम बन जाता है। इन्हीं सबके ज्वाइन हो जाने से पहला एटम बन जाता है, और इसी एटम के पास बहुत सारी एनर्जी है, इसी एटम के पास बहुत सारी एनर्जी है। ठीक है, और एनर्जी में क्या ये पहला एटम बना, हम बात करते हैं 3 मिनट्स में, फर्स्ट 3 मिनट्स में क्या बन गया, एक एटम बन गया। ठीक है, तो ऐसा ही अगले 3 मिनट, अगले 1 मिनट, अगले 1 सेकेंड, अगले एक माइनर सेकेंड में क्या हो जाएगा, एक और एटम फॉर्म होगा। ठीक है, वैसे ही क्या हो जाएगा, एक और एटम फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट एटम्स फॉर्म होते हैं, और ये इनफाइनाइट एटम्स क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये ज्वाइन होकर
प्राइमरी सबसे पहले हाइड्रोजन बनाते हैं, देन उसी के साथ में हीलियम भी बनती है, ठीक है, और लिथियम भी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम बने, और हाइड्रोजन और हीलियम, नेक्स्ट कंडीशन ये हो जाती है कि हाइड्रोजन और हीलियम ही सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है हमारे लिए फॉर्मेशन के लिए स्टार के। स्टार फॉर्मेशन हम यहीं से देखेंगे कि यहीं पर जो कंडीशन आई थी उसी से हम यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी को डायरेक्ट लेकर आएंगे और यहाँ स्टार फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। इसी से फॉर्म होते हैं हमारे स्टार, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ स्टार, ठीक है, जैसे ही स्टार्स कलेक्ट हो जाते हैं बहुत सारे, तो उनके कलेक्शन से क्या बन जाती है, गैलेक्सी बन जाती है। गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है। अब इस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स, 100 बिलियंस ऑफ द स्टार्स यहां पर प्रेजेंट है, इतने सारे स्टार यहां पर प्रेजेंट है। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, इन स्टार से कुछ पार्टिकल सेपरेट होंगे, इन स्टार से बहुत सारे पार्टिकल सेपरेट होंगे, और यही पार्टिकल आगे रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, ये पार्टिकल है, और यही फॉर्मेशन के लिए, प्लेनेट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल्स यहां से निकलेंगे, और बहुत सारे प्लेनेट्स बन जाते हैं जो हमको एक प्रेजेंट हमारी गैलेक्सी में दिखाई दे रहे हैं, या फिर और भी स्टार्स यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार जब खत्म होता है, ठीक है, स्टार जब डिस्ट्रॉय होता है, तो यहां पर बहुत सारा मैटर निकलता है। इसी मैटर से हो सकता है कि आगे कोई और स्टार बन जाए, इसी मैटर से यदि कंडीशन हो सकती है, किसी मैटर से जो स्टार बन रहे हैं, ठीक है, इसी से प्लैनेट्स भी बन सकते हैं, एस्ट्रॉइड भी बन सकते हैं, एस्ट्रॉइड भी बन सकते हैं, मीटरॉइड्स भी बन सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस आती है। तो जितना भी हमको सेलेस्टियल बॉडीज हमको दिखती है वो इन्हीं कंडीशन से, स्टार के फॉर्मेशन से ही है ना। तो अल्टीमेटली अर्थ के ओरिजिन के लिए हमको स्टार फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। स्टार फॉर्मेशन यदि हम देखेंगे तो तब जाकर इस कंडीशन हमारे सामने पूरी क्लियर होगी, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप ज्यादातर स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, ऐसा फ्लो चार्ट के फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बहुत सारी चीजें की बात कर ली, ठीक है, और ये सब चीजें इसके अंदर बताई हुई है, ठीक। ह्यूज टेम्परेचर कंडीशंस होती है वहां पर, और बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी, उन सब कंडीशन को याद रखें, है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टार, ठीक है। हम किस चीज को देखने वाले, फॉर्मेशन ऑफ स्टार। यहां पर सभी डेफिनेशंस लिखी हुई है ना, कि नेब्यूला क्या होता है, ठीक है। नेब्यूला की डेफिनेशन के बारे में हम पहले बात कर ले। तो नेब्यूला अल्टीमेटली क्या चीज है, नेब्यूला एक गैसियस क्लाउड है, क्लाउड ऑफ गैसेस, ठीक है, क्लाउड ऑफ गैसेस, जिसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम होती है, ठीक है, और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हो जाते हैं, ठीक है। ये सब ज्वाइन हो जाते हैं और स्टार के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। इसी से स्टार फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा वो हम बता देंगे, है ना। हमको कुछ टर्म्स के बारे में भी जान के रखना है, क्योंकि वो टर्म्स हमको आगे काम आने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म हमारी आ रही है कौन सी, प्रोटो स्टार। देखिए अब प्रोटो स्टार क्या हो जाता है, ये एक अर्ली स्टार की कंडीशन है कि स्टार अपनी प्राइमरी फेज में है, ठीक है। अब उसमें फ्यूजन की कंडीशन क्या है, स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, जस्ट स्टार्ट ही हुई है, मतलब ये एक क्लाउड ही है, जैसे से कंप्रेस हो रहा है वैसे ही हमारे स्टार के फॉर्मेशन की जस्ट बिगिनिंग है, ठीक है। अब इसके पास एनर्जी नहीं है, इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है, एनर्जी धीरे धीरे बनेगी, ठीक है, फ्यूजन की कंडीशंस और बढ़ेगी, तब जाकर वो स्टार क्या बन जाएगा, हमारा प्रोटो स्टार बन जाएगा। लेकिन उसके पहले हम स्टार फॉर्मेशन की कंडीशन को अलग से समझते हैं। हमने जैसा अभी इसके पहले जस्ट देखा है ना, किसकी, हमने बिग बैंग थ्योरी देखी, वैसे ही हम एक ब्लैक स्क्रीन पर समझ लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या कंडीशंस है, ठीक है। तो हमने यहां पर देखी बिग बैंग थ्योरी, हम एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं और यहीं से आपको पूरा समझ में आएगा बिग बैंग थ्योरी में। तो बिग बैंग अल्टीमेटली क्या है, एक एक्सपांशन है। बिग बैंग अल्टीमेटली क्या है, एक एक्सपांशन है। इसी एक्सपांशन से क्या निकलता है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझनी है, मैं आपको बहुत सारी चीजें यहां पर बताते चलूंगा, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी निकलती है और इसी एनर्जी से क्या बनता है, मैटर, बहुत सारा मैटर यहां पर बनता है, और ये मैटर अल्टीमेटली आगे जाकर किसमें, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब इन इसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से आगे कंडीशन क्या बनती है, इसी से आगे एक और चीज आ जाती है, हाइड्रोजन बनता है, देन हीलियम बनता है, और भी बहुत सारे हमारे पार्टिकल्स बनेंगे, और हाइड्रोजन हीलियम ही आगे जाकर दूसरे पार्टिकल्स को फॉर्म करेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एंड हीलियम है।
ठीक है, और बहुत सारी एनर्जी, हमको एनर्जी तो यहां से रिक्वायर्ड है, और बिग बैंग में बहुत सारा एनर्जी निकला था, अब वो हमारे स्टार फॉर्मेशन के लिए बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो अब हमारे पास अल्टीमेटली प्राइमरी पार्टिकल कौन से, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली कंप्रेस होंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन पार्टिकल कंटिन्यूअसली कंप्रेस होंगे और क्या बना देंगे, हीलियम पार्टिकल बना देंगे। ठीक है, अब ये जो क्लाउड है जहां पर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रही है, ये जो रीजन है जहां पर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रही है, और ये जो एक क्लाउड बना है, ये जो एक क्लाउड बना हुआ है, ये क्लाउड ही क्या है, नेब्यूला। ये क्लाउड ही हम इसको क्या बोलते हैं, नेब्यूला बोलते हैं, और नेब्यूला में ही ये रिएक्शन चल रही है जिसमें हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होती जा रही है हीलियम में। हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू द हीलियम देन जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट मींस न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन मतलब तोड़ना, फ्यूजन मतलब जैसे आप सॉन्ग का, किसी सॉन्ग का फ्यूजन या फिर म्यूजिक का फ्यूजन समझते हैं। ठीक है, फ्यूजन होना मतलब क्या हो जाता है, कंडीशन कि आप उसके अंदर क्लासिकल भी मिक्स कर दो, उसके अंदर वेस्टर्न भी मिक्स कर दो, आप उसके अंदर दूसरी चीजें मिक्स कर दो। ठीक है, कि आप सभी संगीत को एक साथ मिक्स करके, जैसे तबला भी बज रहा है, गिटार भी बज रहा है, वायलिन भी बज रहा है, ठीक है, और सितार भी बज रही है, वीणा भी बज रही है, सब कुछ आप मिक्स कर दो, तो ये मिक्सचर ही है। तो न्यूक्लियर कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन। हम किसी चीज का फ्यूजन सुनते हैं, वैसे न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हो रही है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में पार्टिकल्स फ्यूज हो जाते हैं, और इन्हीं पार्टिकल को फ्यूज करने के लिए बहुत अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसको ज्वाइन करने में होती है, उससे ज्यादा एनर्जी इसमें से वापस निकल जाता है। जैसे इन पार्टिकल को जोड़ेंगे तो फिर एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलेगा। तो हाइड्रोजन जब कन्वर्ट होता है हीलियम में, देन बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, और ये एनर्जी फिर से एक हाइड्रोजन पार्टिकल के हीलियम में कन्वर्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब ये एक टाइप का चेन रिएक्शन नहीं, यहां से एनर्जी निकली, यह एनर्जी फिर से हाइड्रोजन पार्टिकल से हीलियम पार्टिकल को ज्वाइन करेगी, हीलियम पार्टिकल बनाएगी, और ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन ये आ जाती है कि ये पार्टिकल धीरे 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 ज्वाइन होकर कंडीशन क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम का एक क्लाउड बना देते हैं, हाइड्रोजन का और हीलियम का एक क्लाउड बना देते हैं, और यही क्लाउड आगे जाकर क्या बन जाता है, स्टार बन जाता है। ठीक है, स्टार इट मींस अर्थ के लिए ये एक सन है, अर्थ के लिए क्या हो जाता है, ये एक सन है जो एनर्जी का सोर्स है। तो अल्टीमेटली हमने फॉर्मेशन ऑफ द सन देखा, सन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बहुत सारे इन्हीं पार्टिकल से हो रहा है, और ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली ज्वाइन होते जा रहे हैं, और उसी से हमारा क्या बन गया, अब सन बन गया। ठीक है, अब सन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, इससे जो रेडिएशन निकल रहा है, सन से जो भी रेडिएशन निकल रहा है वो किसके फॉर्म में निकल रहा है, फोटॉन्स के फॉर्म में निकल रहा है। ठीक है, फोटॉन्स के फॉर्म में निकल रहा है, और ये फोटॉन्स कंटिन्यूअसली हम रिसीव करते रहते हैं, और ये एनर्जी ही ट्रांसफर करता रहता है। ठीक है, और अर्थ के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हमारा सन ही है। यदि हम बात करें तो यहाँ 70% हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और 29% के अप्रोक्सीमेटली यहां पर हीलियम गैस है, ठीक है, और 1% के अप्रोक्सीमेटली अदर मैटर है, यहां पर कार्बन, आयरन, ठीक है, कार्बन, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, बहुत सारा मैटर हो सकता है, क्योंकि इसी से तो हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि यदि सन से फॉर्मेशन हुआ है किसका, अर्थ का, हमारे स्टार से ही हुआ है, तो अल्टीमेटली यहीं से मैटर हमारी अर्थ के पास आ रहा है। तो कंडीशन क्या है, इसके अंदर जो अदर पार्टिकल है, इसके अंदर आयरन, कॉपर, ठीक है, और अदर मिनरल्स जितने भी है वो हमारे लिए मिलते हैं। ठीक है, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए, अब एनर्जी, सबसे पहले हम सन की एनर्जी की बात करें तो सन को एनर्जी कहां से मिलती है, हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन से ही एनर्जी है, मतलब ये एक टाइप का फ्यूल है, किसके लिए, सन के लिए ये एक टाइप का फ्यूल है, और इसी से कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, अब यदि 70% हाइड्रोजन है, 70% हाइड्रोजन है, ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, हीलियम में, ये हाइड्रोजन है, ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, हीलियम में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी खत्म, है ना, एनर्जी खत्म, मतलब ये तो लाइफ साइकिल है स्टार की, ये तो अल्टीमेटली क्या चल रही है हमारी स्टार की लाइफ साइकिल, मतलब स्टार डेड होता जाएगा, जैसे जैसे ये हाइड्रोजन कंटेंट कम होता जाएगा, वो स्टार या फिर वो सन क्या होता जाएगा, कंटिन्यूअसली डेथ होता जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो हम लाइफ साइकिल को देख लेते हैं। अभी कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन है 70%,
और हीलियम की कंडीशन है अप्रोक्सीमेटली 29% के आसपास, ठीक है। लेकिन यदि ये रेशो पलट जाए तो हीलियम कितनी हो जाए, 70% हो जाए, मतलब हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गई हीलियम में, ठीक है। तो 70% हो गई और हीलियम हाइड्रोजन हमारी कितनी बची है, ओनली 29% ही बची है। इट मींस स्टार अपनी डेथ साइकिल में आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। स्टार जैसे ही अपनी डेथ साइकिल में आगे की तरफ बढ़ेगा तो सबसे पहली कंडीशन आएगी किस चीज की, स्टार कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेड जाइंट में। किस स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड जाइंट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार सबसे पहले प्राइमरी फेज में था, प्राइमरी फेज में से वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड जाइंट में कन्वर्ट हो गया। मतलब अब रेड जाइंट कंडीशन कैसी है कि यदि यह है रेड जाइंट, अब कंडीशन क्या होती है कि पूरी जो हाइड्रोजन है, पूरी जो हाइड्रोजन है वो कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है कहां पर, कोर की तरफ। पूरी हाइड्रोजन कहां जा चुकी है, कोर में जा चुकी है। और आउटसाइड आपको क्या दिखाई देता है, क्लाउड्स दिखते हैं बहुत सारे। आउटर एरिया में आपको क्लाउड्स दिखते हैं, तो जैसे बहुत सारा धुआं होता है ना, इस पूरे इलाके में एनर्जी है और यहां पर बहुत सारा धुआं है और आसपास क्लाउड्स है, तो आपको कैसा दिखाई देगा, दूर से देखेंगे तो रेड कलर का दिखेगा, क्योंकि आपको येलो कलर की एनर्जी तो मिलेगी नहीं, है ना। तो आपको ऐसा दिखाई देगा और फिर क्लाउडी एटमॉस्फेयर आसपास रहता है और ये स्टार कंप्रेस भी होता रहता है। दो चीजें होती है, ये स्टार कंप्रेस भी होता है। कंप्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरी हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है टूवर्ड्स द कोर, पूरी हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है टूवर्ड्स द कोर और पूरा स्टार कोलैप्स होता जा रहा है टूवर्ड्स इट्स कोर। कोर के अंदर ये पूरा स्टार कोलैप्स होता जा रहा है। यदि पूरा स्टार कोलैप्स हो रहा है कोर की तरफ, मतलब ये कंप्रेस होता जा रहा है। यही तो हमने एक्टिविटी बताई। कंप्रेस होते होते आउटसाइड एरिया में क्या बचेगा, क्लाउड्स बचेंगे। आउटसाइड एरिया में सिर्फ क्लाउड्स बचेंगे और यही क्लाउड फॉर्मेशन की कंडीशंस क्या हो जाएगी इसके आसपास। तो हमको स्टार कैसा दिखेगा, रेड, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेड जाइंट स्टार, ठीक है। रेड जाइंट स्टार के बाद एक कंडीशन आती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। एस चंद्रशेखरन, है ना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने एक चंद्रशेखर लिमिट इंट्रोड्यूस करी और ये चंद्रशेखर लिमिट ही डिफाइन करती है कि स्टार की स्टेज क्या होगी, स्टार की स्टेज क्या होगी, इसी चीज को डिफाइन करती है, ठीक है। अब ये जो लिमिट है, ये जो हमने लाइन बना रखी है, एक टाइप की लिमिट है। ये लिमिट किस चीज को डिफाइन करेगी, ठीक है। ये डिफाइन करती है सन की डेंसिटी, है ना, सन की डेंसिटी, ठीक है। सन की डेंसिटी पर बेस्ड होती है कि सन की डेंसिटी कितनी है और उसके बेस पर हम किसी स्टार को उसके फेजेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात इसको समझो, यहां पर हम इस चीज को ऐसे समझते हैं कि यदि किसी स्टार की डेंसिटी सन की डेंसिटी से हाई है, सन की डेंसिटी से हाई है, तो वो अपनी दूसरी स्टेज में जाएगा, है ना, उसकी स्टेज कन्वर्ट हो जाएगी, वो दूसरी स्टेज में चला जाएगा। लेकिन किसी स्टार की डेंसिटी सन की डेंसिटी से कम है तो वो दूसरी स्टेज में जाएगा। मतलब हमने यहां पर एक क्या चीज मान रखा है, सन को आइडियल मान रखा है। हमारे पास आइडियल मानने के लिए कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ सन को ही आइडियल मान सकते हैं और उसी के बेस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम अदर स्टार के बारे में तो इतनी स्टडी नहीं कर सकते, हम सन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो सन हमारे लिए एक प्राइमरी बॉडी बन जाता है। उस प्राइमरी बॉडी में डेंसिटी इससे ज्यादा है तो स्टेट अलग होगी, डेंसिटी इससे कम है तो स्टेट अलग होगी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास दो कंडीशन है, एक मोर डेंसिटी, ठीक है, और एक लेस डेंसिटी वाली कंडीशन कि डेंसिटी एक या तो इससे ज्यादा होगी या तो सन की डेंसिटी से कम होगी। यदि सन की डेंसिटी से इसकी डेंसिटी कम होती है, पहले हम डेंसिटी कम वाले की बात कर लेते हैं कि यदि डेंसिटी कम होती है तो ये स्टार किस कंडीशन में चले जाता है, व्हाइट ड्वार्फ। किस कंडीशन में आ गया, व्हाइट ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो चुका है, व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो गया है। ये व्हाइट ड्वार्फ धीरे धीरे और ज्यादा कोलैप्स होता है, और ज्यादा कोलैप्स होता है। जैसे ये और ज्यादा कोलैप्स हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक ऐसे पार्टिकल में जो ब्लैक कलर का दिखाई देता है और हम इसको बोलते हैं ब्लैक ड्वार्फ। ये क्या बन गया, हमारा ब्लैक ड्वार्फ बन गया। और ये ब्लैक ड्वार्फ बनने के बाद क्या हो जाएगा, एट लास्ट खत्म। मतलब इसका जो मैटर होगा पूरी तरीके से पूरे एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाएगा, पूरा मैटर एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाएगा। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसके अंदर हीलियम तो है ही, इसके अंदर आयरन भी हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर कार्बन होगा, अदर
अदर जितना भी मैटर होगा वो पूरे एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाएगा, और यही मैटर, ये मैटर जो होगा वो आगे किसी अदर स्टार, एस्ट्रॉइड, मीटेरॉइड, कॉमेट, ठीक है, एस्ट्रॉइड, मीटेरॉइड, कॉमेट या फिर किसी प्लेनेट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसी से वापस क्या हो जाएगा, कोई स्टार बन सकता है, एस्ट्रॉइड बन सकता है, मीटेरॉइड बन सकता है, कॉमेट बन सकते हैं, और या फिर कोई प्लेनेट यहां पर फॉर्म हो सकता है। यही सब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कहां से मिल रहे हैं आपको, इसी स्टार के डिस्ट्रॉय होने से। ये तो पहली कंडीशन थी जब डेंसिटी कम है, ठीक है। फटाफट इसका ऐसा सब चीजों का स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इनको कॉपी में बनाते जाइए, है ना, तो ये आपको क्लियर हो पाएगा। थ्योरीज टिपिकल है, मैं मानता हूं थ्योरीज टिपिकल है, इसको समझना पड़ेगा। फटाफट एक रिवीजन ले लेते हैं कि ठीक है। सबसे पहले आपके सामने कंडीशन क्या आई कि बिग बैंग थ्योरी हुई। बिग बैंग थ्योरी में बहुत सारा एक्सपांशन हुआ, बहुत सारी एनर्जी निकली। एनर्जी से क्या निकला, मैटर बना। मैटर से क्या बन गया, हमारे बहुत सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बने, फिर हाइड्रोजन, हीलियम बन गया, फिर एक क्लाउड बना हाइड्रोजन हीलियम का, जिसको हमने क्या बोला, नेब्यूला। इसमें बहुत सारे पार्टिकल भी थे। नेब्यूला में न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या हुई, बहुत सारी एनर्जी निकली। एनर्जी से चेन रिएक्शन स्टार्ट हुई। चेन रिएक्शन से क्या हो गया, हमारा स्टार बन गया। स्टार बन गया, ठीक है। अब ये जो स्टार है एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अंदर हाइड्रोजन 70% है, 29% हीलियम है, ठीक है। देन 1% क्या हो जाती है, हमारी अदर मैटर हो जाते हैं। सन के अंदर ये कंडीशंस बनी हुई है और ये एनर्जी का सोर्स है। जैसे जैसे हाइड्रोजन खत्म होती जाएगी ये अपनी लाइफ साइकिल में अलग आगे जाता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यदि यहां पर हीलियम का कंटेंट बढ़ जाता है, हाइड्रोजन यहां पर कम हो जाती है, मतलब एनर्जी का सोर्स इसके बाद से कम हो गया है। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसमें, ये बन जाता है सबसे पहले रेड जाइंट। रेड जाइंट में आसपास क्लाउड्स होते हैं, एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और ये कोलैप्स होता हुआ स्टार होता है जो अपने कोर की तरफ कोलैप्स होता जा रहा है, ठीक है। कोलैप्स होता हुआ एक स्टार है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड जाइंट बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर में सन के रेडिएशन के अकॉर्डिंग, सन में से जो रेडिएशन निकलता है उसके अकॉर्डिंग सन की डेंसिटी और सब चीजों के बारे में बताया और वहां पर एक लिमिट सेट करी जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। अब इस चंद्रशेखर लिमिट के बेस पर ही क्या है, सन के डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये चंद्रशेखर लिमिट सेटेड है। यदि किसी स्टार की डेंसिटी सन की डेंसिटी ज्यादा होती है तो किसी और स्टेट में जाएगा, और यदि डेंसिटी कम होती है किसी और स्टेट में जाएगा। तो सबसे पहले वो क्या बन जाता है, यदि डेंसिटी कम होती है तो क्या बन जाता है, व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ मतलब एक सफेद कलर का स्पॉट बन जाता है, व्हाइट स्पॉट बन जाता है। आप गैलेक्सी का फोटो देखेंगे, गैलेक्सी की इमेज देखेंगे तो आपको लगभग यही चीजें दिखेगी। और लगभग एक और कंडीशन यहां पर देखो, 99% स्टार्स के साथ यही होता है। 99% स्टार्स क्या बन जाते हैं, व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। लगभग 1% से भी कम स्टार, है ना, 1% से भी कम स्टार एक दूसरी स्टेट में उनकी डेंसिटी सन से ज्यादा होती है, तब वो जाकर किसी और स्टेज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ के बाद ब्लैक ड्वार्फ बन जाते हैं। ब्लैक ड्वार्फ के बाद वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, खत्म हो जाती है एनर्जी, पूरा ग्रेविटेशन खत्म हो जाता है और वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, सभी फैक्टर्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक सेक्शन जिसमें हमने अभी क्या देखा, है ना। अब हम इसको ही आगे बढ़ाते हैं, इसको हम इस वाले सेक्शन से कंटिन्यू करेंगे, यहां से चंद्रशेखर लिमिट के आगे से कि हमारे लिमिट तो डिसाइडेड है, लिमिट के आगे क्या होता है, ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट के आगे की बात वापस स्टार्ट करते हैं हम यहां से कि चंद्रशेखर लिमिट के बाद क्या हुआ, ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे हमारे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। उन्होंने ही चंद्रशेखर लिमिट को डिफाइन करा। वो सन की डेंसिटी पे डिफाइन होती है, ठीक है। सन की डेंसिटी, इट मीन सन की डेंसिटी यदि किसी स्टार की ज्यादा है या फिर स्टार की कम है तो दोनों अलग अलग फेज डेंसिटी के चेंजेस पर यहाँ पर अलग अलग फेजेस को हम यहाँ पर देखते हैं। अभी हमने इसके पहले वाले फेज देख लिए थे कि डेंसिटी कम थी, वो देख लिया था। अब हम डेंसिटी ज्यादा वाले को देखते हैं कि यदि किसी स्टार की डेंसिटी सन की डेंसिटी से ज्यादा होती है तो हम किस कंडीशन में आते हैं और क्या होता है वहां पर, क्या रिएक्शंस वहां पर परफॉर्म होती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, डेंसिटी यदि ज्यादा है तो वो स्टार क्या होने लगता है, और ज्यादा कंप्रेस होता है, ठीक है। अभी रेड जाइंट तो था, इसके पहले क्या था, रेड जाइंट स्टार था। रेड जाइंट स्टार से हमने इस कंडीशन को लिया, देन रेड जाइंट स्टार में डेंसिटी हमने देखी कि ज्यादा थी। अब कंप्रेस तो हो रहा है, ठीक है, स्टार क्या होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली कंप्रेस हो रहा है। तो स्टार के सबसे पहले ये आउटर शेल जो होता है, स्टार के आउटर शेल से बहुत सारा रेडिएशन निकलता है क्योंकि ये आउटर शेल कंप्रेशन से क्रैक हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारा रेडिएशन लीक होता है,
बहुत सारा रेडिएशन यहाँ पर लीक होता है, और इसी रेडिएशन के निकलने को, मतलब हमने यहाँ पर अभी पहले ही बताया चंद्रशेखर लिमिट किस चीज पर है, उसके रेडिएशन पर है ना, रेडिएशन को ही डिफाइन करता है। तो रेडिएशन के अकॉर्डिंग कि यदि ये रेडिएशन सन के रेडिएशन से क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तब हम इसको क्या बोलते हैं, नोवा स्टार। ये कौन सा स्टार हो गया हमारा, नोवा स्टार। देन नोवा स्टार के बाद जस्ट कंडीशन बनती है कि यदि इस स्टार के, है ना, आउटर शेल के साथ में, ये स्टार है, आउटर शेल के साथ में इसके कोर से भी बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकल जाती है, तो ये बन जाता है हमारा सुपर नोवा स्टार। कौन सा बन गया, नोवा स्टार के बाद हमारी कंडीशन किसकी आ गई, सुपर नोवा स्टार की आ गई। सुपर नोवा में कंडीशन क्या होती है, रेडिएशन और बढ़ जाता है, ठीक है। नोवा स्टार के कंपैरिजन में यदि रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर रेडिएशन है, लेकिन रेडिएशन की कंडीशन और क्या हो जाएगी, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और ज्यादा ब्राइट स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके क्लाउड्स क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, क्लाउड्स यहां से पूरी तरीके से हट जाएंगे, और क्लाउड्स हट जाने से यहां पर बहुत कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि पूरा ओपन एटमॉस्फेयर आपको दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद की कंडीशन ये होती है कि ये स्टार, ये जो डेंसर पार्टिकल है, कंटिन्यूअसली अपनी एक्सिस पर रोटेशन स्टार्ट कर देता है ना, कंटिन्यूअस अपनी एक्सिस पर रोटेशन स्टार्ट कर देता है, और ये तेजी से घूमने लगता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जितने भी पार्टिकल होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रोटेशन का कारण क्या है, जितने भी पार्टिकल है वो कंप्रेस तो हो ही रहे हैं, कंप्रेस होने के साथ में इसमें से रेडिएशन भी निकल रहा है, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और एक रिपल्शन में क्या हो जाता है, ये एक रोटेशन मोशन गेन कर लेता है, ठीक है। तो किसके कारण ये रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, किसके कारण, पार्टिकल्स के कारण। पार्टिकल्स के अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के कारण क्या हो जाता है, यहां पर रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, और पार्टिकल्स बहुत तेजी से रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो रोटेटिंग स्टार है, जो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, इसको बोलते हैं पल्सर, ठीक है। कौन सा स्टार हो जाएगा हमारा, पल्सर स्टार। ये ब्राइट स्टार होता है, ठीक है, इसकी रेडिएशन सुपरनोवा जैसी ही रेडिएशन है, ठीक है, कंटिन्यूअसली तेजी से रोटेशन कर रहा है, ठीक है। अब ये रोटेटरी स्टार अपनी स्पीड और बढ़ा लेता है, रोटेटरी स्टार अपनी स्पीड और बढ़ा लेता है, तो हम इसको बोलते हैं क्वासर, ठीक है। पल्सर से कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, क्वासर्स में। क्वासर से कंडीशन ये कन्वर्ट होती है कि ये अपनी स्पीड इतनी हाई कर लेता है, किसकी, आउटर शेल से न्यूट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। आउटर शेल से क्या चीज निकलती है, न्यूट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ये न्यूट्रॉन्स ही क्या है, ये रेडिएशन है। बहुत सारे न्यूट्रॉन्स यहां पर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे ही न्यूट्रॉन्स बाहर निकल जाते तो ये टोटल न्यूट्रॉन्स को लॉस कर देता है, ये अपने टोटल न्यूट्रॉन्स को लॉस कर देता है, मतलब अपना पूरा रेडिएशन लॉस कर देता है। और यदि रेडिएशन लॉस हो गया तो पार्टिकल में तो कुछ उस बॉडी में तो कुछ बच ही नहीं जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, बस एक सॉलिड बॉडी यहां पर बस रह जाएगी। इसीलिए इस स्टार को बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन स्टार। ये हमारा न्यूट्रॉन स्टार तक बन गया। अब ये जो न्यूट्रॉन स्टार आपके सामने बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, जो न्यूट्रॉन स्टार आपके सामने बना हुआ दिख रहा है, ये पूरा रेडिएशन लॉस कर देगा, ठीक है। जैसे ही न्यूट्रॉन स्टार का रेडिएशन लॉस होगा, ये एक, क्योंकि अभी भी कोलैप्स होने की प्रक्रिया जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है, कोलैप्स अभी भी हो रहा है, कोलैप्स होने की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, कोलैप्स अभी कंटिन्यूसली हो रहा है। यहां भी कोलैप्स हो रहा था, यहां से रेडिएशन निकल रहा था, कोलैप्स हो रहा था, रेडिएशन कोलैप्स रेडिएशन कोलैप्स रेडिएशन, देन फाइनल रेडिएशन यहां पर खत्म हो जाता है, और ये पूरा कोलैप्स होकर क्या बन जाता है, एक डेंसर पार्टिकल बन जाता है। अब यहां पर दो तीन कंडीशन आपके सामने एकदम साफ साफ है। पहला, ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है ना, कौन कौन सी कंडीशन है, रोटेशन, रोटेट कर रहा है, प्लस इसकी डेंसिटी बहुत हाई है, क्योंकि कंटिन्यूअसली कोलैप्स हो रहा है। पहला रोटेशन कर रहा है, डेंसिटी बहुत हाई है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी जनरेट कर लेता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को भी जनरेट कर लेता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को जनरेट करता हुआ एक ब्लैक पार्टिकल आपको दिखाई देता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को जनरेट कर लेने वाला ये ब्लैक पार्टिकल ब्लैक होल बन जाता है। क्या बन जाता है,
एक ब्लैक होल बन जाता है और वो बहुत सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब ये जो ब्लैक होल है यहां पर देख लेते हैं कि ये जो ब्लैक होल है ये ब्लैक होल बन चुका है, ब्लैक होल। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये पार्टिकल्स इसके सराउंड मोशन करना स्टार्ट करते हैं और यही क्या बना देते हैं, इसके सराउंड में गैलेक्सी बना देते हैं और ये बन गई हमारी गैलेक्सी। तो यहाँ पर फॉर्मेशन गैलेक्सी का भी दिख रहा है आपको कि गैलेक्सी कैसे फॉर्म होती है और स्टार कैसे फॉर्म होता है। जैसे ही कोई स्टार अपनी लाइफ साइकिल में डेड हो जाता है, ठीक है, या फिर मर जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, और उसके रोटेशन से आसपास क्या हो जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, और वो सबसे यूनिवर्स का सबसे डेंसर पार्टिकल होता है और उसी डेंसर पार्टिकल से क्या अराउंड क्या होता है, बहुत सारे अदर पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं, मीटोइड्स आ जाते हैं, कॉमेट्स आ जाते हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडीज आ जाती है। यहाँ पर बहुत सारी हाइड्रोजन है, यहाँ पर बहुत सारी हीलियम है, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम है, यहाँ पर बहुत सारी डेब्रीज है, यहाँ पर डस्ट है, यहाँ कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल है, ये सभी इसके अंदर सराउंडिंग मोशन कर रहे हैं और ये सभी कंटिन्यूसली ज्वाइन होकर कंटिन्यूस स्टार फॉर्मेशन भी कर रहे हैं। मतलब गैलेक्सी में ये प्रोसेस चल रही है स्टार फॉर्मेशन की। गैलेक्सी ही नेबुलास बनाती है, गैलेक्सी के अंदर ही नेबुला है बहुत सारे और वहीं पर स्टार फॉर्मेशन भी हो रहा है। बहुत सारी प्रोसेस चल रही है, बहुत सारी अनंत इनफाइनाइट प्रोसेस यहाँ पर चल रही है अभी निरंतर हम जो चीजें देख पा रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस चल रही है और ये कंटिन्यूस रिपीट होती रहती है, कंटिन्यूसली प्रोसेस रिपीट होती रहती है। ये जो क्वासर्स होते हैं ये रिपल्शन वाले स्टार होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। जैसे एक स्टार यहां पर है, ठीक है, और ये स्टार क्या बन चुका है, ये क्वासर बन चुका है। तो ये क्वासर इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा और इससे रिपेल होकर क्या चले जाएगा, दूर चले जाएगा। ठीक है, तो ये क्वासर ही वो एक कंडीशन है जो शो करती है कि स्टार्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं और हमारी गैलेक्सी का एक्सपांशन हो रहा है। गैलेक्सी के एक्सपांशन को क्वासर ही एक्सप्लेन करते हैं। ये पल्सर की ही एक कंडीशन है, पल्सर वाली ही एक कंडीशन है। ठीक है, तो आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट लेकर रखें, इनको एज इट इज बनाते चले, मेरे साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लें, साथ में भी बनाते चले। ठीक है, अब हम थोड़ी सी कुछ इमेजेस देख लेते हैं, है ना, और फिर हम इस टॉपिक को एंड करते हैं हमारा। ठीक है, प्रोटोस्टार तो देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी कंडीशन किसकी है, मेन सीक्वेंट स्टार। ये हमारा मेन सीक्वेंट स्टार। मेन सीक्वेंट स्टार कंटिन्यूसली इसमें हाइड्रोजन एटम फॉर्म होने लगते हैं, हाइड्रोजन एटम हीलियम में कन्वर्ट होने लगते हैं और ये कंडीशन किस चीज की है, हमारे फॉर्मेशन की। स्टार हमारा बनते जा रहा है अब। ठीक है, अब हमारा स्टार बन रहा है। प्राइमरी स्टेज कौन सी थी, प्रोटोसन। ठीक है, मेन सीक्वेंट स्टार में क्या हो जाता है, इसमें रिएक्शन चालू हो चुका है, बहुत तेजी से रिएक्शन चल रहा है और तेजी से रिएक्शन चलते चलते कंडीशन हो जाती है। तो आपके सामने जो पहला इमेज आ रहा है वो किसका है, नेब्यूला का है। जो आपको दिखाई दे रहा है पहला इमेज, जो नेब्यूला है वो गैसियस क्लाउड से, देखो इसमें कोई स्टार नहीं दिखाई दे रहा आपको, स्टार जो दिख रहे हैं वो पीछे दिख रहे हैं, लेकिन ये सब आगे का जो सेक्शन दिख रहा है आपको लाइट कलर में, ये लाइट कलर का जो सेक्शन आपको दिख रहा है वो अल्टीमेटली है क्या, वो हमारी गैसेस है बहुत सारी, ये पूरी गैसेस है बहुत सारी। ठीक है, और इन्हीं गैसेस को हम क्या बोलते हैं, नेब्यूला बोलते हैं। ये कलेक्शन है गैसेस का। दूसरी चीज दिख रही है आपको, प्रोटोसन दिख रहा है। प्रोटोसन मतलब इसके अंदर प्राइमरीली स्टार्ट हुई है क्या, रिएक्शन, और ये देखिए इसका कोर और ये बहुत सारी गैसेस, बहुत सारी हाइड्रोजन हीलियम इसके सराउंडिंग में है। ठीक है, और ये धीरे धीरे कंप्रेस होते होते क्या बन जाएगा, एक मेन सीक्वेंट स्टार बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, मेन सीक्वेंट स्टार आपको दिखाई दे रहा है, ये मेन सीक्वेंट स्टार में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी इसमें रिएक्शन और चल रही है। ठीक है, और आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार फॉर्मेशन के बीच में एक लास्ट कंडीशन हमको दिखाई देती है, क्या चीज, रेड जाइंट। रेड जाइंट अल्टीमेटली क्या हो जाता है, एक स्टार होता है। ठीक है, एक स्टार हो जाए जो कंटिन्यूसली खत्म होता जा रहा है, अपनी लाइफ साइकिल को खत्म करता जा रहा है। ठीक है, तो ये मरता हुआ एक तारा है, डाइंग स्टार। ये एक डाइंग स्टार, ये मरता हुआ तारा है। यदि देखिए सन हमारा कितना छोटा दिखाई दे रहा है इसके सामने, है ना, मतलब ये नोवा और सुपरनोवा स्टेट में जाएगा। ठीक है, नोवा और सुपरनोवा स्टेट में जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा डाटा सामने दिखाई दे रहा है, आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए ही डाटा यहाँ पर हमने ज्यादातर डाला है। आप इन चीजों को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो हमने वहां कंडीशन समझी थी वो सब यहाँ समझ में आएगी। ठीक है, अब रेड जाइंट के बाद ये आपको नोवा स्टार जैसा, फ्यूजन स्टार जैसा आपको दिख रहा है ना,
नोवा और सुपरनोवा की स्टेट ये होती है कि एकदम अचानक से उसमें से एनर्जी सन से ज्यादा निकलने लगती है। ठीक है, तो ये हमारा नोवा सुपरनोवा स्टार की कंडीशंस आ जाती है। ठीक है, देन हमारी कंडीशन आ जाती है किसकी, ब्लैक होल की, है ना। ये सॉरी एक मिनट, नोवा सुपरनोवा नहीं, सॉरी, उस चीज को वापस करेक्ट कीजिएगा। ये है व्हाइट ड्वार्फ, है ना, इसको करेक्ट कीजिएगा। ये है व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, जो चंद्रशेखर लिमिट से डेंसिटी कम होती है तब क्या बन जाता है हमारा, व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, ठीक है, इमेजेस है वो तो, क्योंकि ये सब इमेजनरी है सब चीजें, ठीक, कोई बात नहीं, आप इसको करेक्ट कीजिएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है व्हाइट ड्वार्फ। देन ये हमारा आ जा रहा है क्या, ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, मैटर खत्म हो चुका है, एनर्जी खत्म हो चुकी है, ये किसी भी टाइप का ऐसा मैटर नहीं है, ये कोई ब्लैक होल नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आ जाते हैं कि स्टार के अंदर कंडीशन हमारी किसकी आ चुकी है, ये ब्लैक ड्वार्फ हमारा हमने देख लिया था। अब ये दिखाई दे रहा है, इसमें और ज्यादा एनर्जी निकल रही है, ये है हमारा सुपर नोवा स्टार। नोवा स्टार या फिर सुपर नोवा स्टार, दोनों ही हम इसको कह सकते हैं। नोवा स्टार और सुपर नोवा स्टार की कंडीशन हमको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, देन पल्सर की कंडीशन होती है। देखिए पल्सर की कंडीशन आपको साफ साफ दिख रही है कि ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कॉसर की कंडीशन भी पल्सर का ही एक और फॉर्म है, जिसमें रिपल्शन स्टार, जिसको रिपल्शन स्टार हम बोलते हैं। ठीक है, तो पल्सर और ये बन गया कॉसर। ठीक है, पल्सर कॉसर, देन ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा जो कंटिन्यूअसली अपने अंदर से रेडिएशन को एमिट करेगा, और रेडिएशन एमिट करते करते एट लास्ट ये बन जाएगा क्या, ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार के बाद क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। और ब्लैक होल की इमेज आपके सामने ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्लैक होल। एक डाइंग स्टार जो होता है ना, स्टार की डाइंग स्टेट होती है ना, जिसमें क्या बन जाता है, ब्लैक होल हो जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल इसका बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है, और वो कंटिन्यूअसली बहुत सारे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। ठीक है, अब ये हमारे पूरे स्टार फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ये आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में आ सकती है। ये हमारा ब्लैक होल का इमेज है, ये देखिए, ये है पूरा ब्लैक होल का इमेज, और ये पूरी तरीके यूनिवर्स से पूरा मैटर ऐसा खींचना स्टार्ट कर देता है, और ये बन जाता है पूरा एक सेंटर पॉइंट, है ना। ब्लैक होल क्या बन जाता है, एक सेंटर पॉइंट बन जाता है किसी भी गैलेक्सी में, और गैलेक्सी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होते हैं, ये फोर्सेस बैलेंस रहते हैं, इसलिए हमारे प्लेनेट और स्टार इसके सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा ये वाला लेक्चर खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अर्थ ओरिजिन की बहुत सारी थ्योरीज समझने वाले हैं कि कौन कौन सी थ्योरी है, अर्थ ओरिजिन के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल है, और वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में दी हुई है, आ सकती है, ज्यादातर पूछने के चांसेस हमको थोड़े से कम ही लगते हैं, लेकिन पूछेगा जरूर, है ना। ये मुझे पता है कि वो पूछेगा इन थ्योरीज को कुछ ना कुछ फॉर्म में, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, किसी ना किसी फॉर्म में पूछने की संभावना यहाँ पर है। ठीक है, तो बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।